एक बात बताइए, आपने जब भी कभी अपने टीवी का रिमोट उठाया या फिर अपने म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया, आपने गाना सुना, आपने एक्टिंग देखी, मूवीज देखी, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या था? क्या हमेशा पर्पस एंटरटेनमेंट था या फिर आपके उन मौजूदा हालातों से लड़ने का एक मकसद, या फिर अपने आप को अपने उस हार्ट ब्रेक से हील करने का मकसद? नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बो के साथ आए हैं। एक अपने किरदारों को बदलता है तो दूसरा अपने राग, और ये राग यूज होते हैं किसी को हील करने के लिए। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए सीधा अपने गेस्ट के पास चलते हैं। तो मिलवाते हैं आपसे हमारे पहले गेस्ट को, सोहिनी भट्टाचार्य जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सोहिनी जी एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, और उनके साथ हैं कोलाज सेनगुप्ता जो कि एक अभिनेता है और उसके साथ साथ मार्शल आर्ट भी उन्होंने सीखा है और सिखाते भी हैं। आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कोलाज जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप एक अभिनेता हैं, जाहिर सी बात है आपने बहुत सारे अभिनय किए होंगे, तो अपनी अभिनय की जर्नी को अगर आप हमारे साथ शेयर करें, किस तरह की मूवीज की हैं, किनके साथ काम किया है? First of all, thank you very much for having me over here, and thank you for letting me speak because I love to speak. वाओ। और जर्नी की बात मैं करूँ तो मेरा जर्नी शुरू हुआ था एकदम पहले। मैं पुलिस फाइल्स करके एक शो आती थी, अभी भी आती है, द बंगाली वर्जन ऑफ काइंड ऑफ क्राइम पेट्रोल। तो वहाँ पे मैंने 4-5 एपिसोड्स कुछ किए थे। फिर मेरे को सिर्फ पता था करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये तक नहीं पता था। मेरे को लगा करना है, पैशन है, चलो भाई पैशन के पीठ पे सवार होके चलो निकल पड़ो, निकल पड़ते हैं। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जी। तो चलते चलते इधर उधर धक्का खाते खाते, ठोकरे खाते 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 मेरा पहला ठीक ठाक ब्रेक था बाघा जतीन। वहाँ पे मैंने रासबिहारी बासु का कैरेक्टर प्ले किया था देवदा के साथ। और उससे पहले मैं एक छोटा सा किरदार निभाया था, लॉस्ट एक फिल्म है अनिरुद्ध रॉय चौधरी का, हम लोग प्यार से जिनको टोनीदा बुलाते हैं। वहाँ पे बहुत छोटा सा किरदार था मेरा। फिर हुआ बाघा जतीन, दैट वाज अ पूजा रिलीज 2023 में हुआ था। फिर 2024 में मुझे मौका मिला मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का। वो फिल्म में रोनीदा मतलब रजता हो दत्त वो भी थे, और करीबन पूरा इंडस्ट्री था, टॉलीवुड इंडस्ट्री था वो फिल्म में। दैट वाज आल्सो अ पूजा रिलीज। अभी इस साल जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मेरा एक फिल्म ZEE5 पे आ गई। वो पहले हॉल रिलीज हुई थी, रॉक्तोबीच 2, वो भी मेरा पूजा रिलीज था। तो आई डिड अ हैट्रिक। तो अभी आप जो भी देख रहे हो वो फिल्म देख सकते हो। फिर मतलब बीच बीच में कुछ प्रमोशनल काम, कुछ कॉन्सेप्चुअल थिएट्रिकल शूट्स, कुछ थिएटर, और फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस। मतलब इट इज लाइक अ मोमेंट। आपकी जर्नी में ना मुझे एक चीज मैंने पकड़ के अभी रखी। आपने कहा मैंने एक छोटा सा किरदार निभाया था एक फिल्म लॉस्ट फिल्म में। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जैसे हमारा एपिसोड भी हीलिंग के ऊपर है और बहुत सारे अच्छी थेरेपिस्ट के ऊपर है, तो आपने जहाँ कहा छोटा सा किरदार, ये छोटा नहीं था, क्योंकि अगर ये छोटा होता तो आप फिल्म के नाम का जिक्र यहाँ नहीं करते, अपने किरदार का जिक्र नहीं करते। वो आपकी जर्नी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। वो तो है ना? बहुत ही छोटा किरदार नहीं था, आपने किरदार निभाया था, बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया था, और उसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं। आप यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, है ना? वैसे भी किरदार, मेरे को लगता है किरदार छोटे या बड़े नहीं होते, नहीं मगर होते अगर होते भी है तो वो शायद स्क्रीन टाइम के हिसाब से होते हैं। लेकिन मेरा डेडिकेशन एक सेकंड का कैरेक्टर के लिए भी जो रहेगा, 1 घंटे का कैरेक्टर के लिए भी वही रहेगा, मेरा प्रिपरेशन भी वही रहेगा। सो द ऑनेस्टी ऑफ द आर्टिस्ट मैटर्स। एग्जैक्टली। और वो आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने अभिनय की दुनिया में जैसे कदम रखा है, निभाया है, इतने सारे रोल्स किए हैं, और उसकी बातें तो अभी चलती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम म्यूज़िक की भी बातें करेंगे। तो सोहिनी जी, आपके पास मैं आऊँगी। आपने म्यूज़िक सीखा है, आप म्यूज़िक गाती हैं, सुनाती हैं, सुनती भी हैं, लेकिन आप एक थेरेपिस्ट भी हैं। आपने म्यूज़िक को थेरेपी के हिसाब से भी लिया है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये म्यूज़िक थेरेपी होती क्या है? हाँ, तो पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज ये प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पर, और मैं एक ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर भी हूँ। तो बात यह है कि वहाँ पर मेरा एक कलीग फर्स्ट मुझे कहा था कि तू तो म्यूज़िक बैकग्राउंड से भी है और तू साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी है, तो क्यों ना तो म्यूज़िक थेरेपी ट्राई कर सकते।
तो मैंने सोचा ओके, तो मेरे गाना सुन के सभी को थोड़ा बहुत अच्छा तो लगता था, तो चलो ठीक है गाना। मुझे पहले ऐसा मानना था कि गाना गाने के बाद अगर कोई किसी को अच्छा लगे तो दैट इज़ थेरेपी, क्योंकि गाने ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको गाना पसंद नहीं हो। तो अभी बात यह है कि जब मैं खुद ये ट्रेनिंग के दौरान गई तब जाके देखा कि म्यूज़िक थेरेपी और म्यूज़िक सिंगिंग, मतलब सिंगिंग और थेरेपी कितना डिफरेंट है। क्योंकि थेरेपी, ये जो वर्ड थेरेपी जहाँ पर जुड़ जाते हैं वहाँ पर थेरेपी के जो कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ हीलिंग अप्रोच। सो ये कभी भी मैम कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी काम किए हूँ कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत दिन तक, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं म्यूज़िक थेरेपी से कैंसर को क्योर कर सकती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मगर मैं क्या कर सकती हूँ, उसका जर्नी को मैं हील कर सकती हूँ, उसका जो प्रोसेस है उसको हीलिंग कर सकती हूँ। एंड बाई इम्प्लीमेंटिंग द components of music, timbre, tempo, beat, everything matters। मुझे जानना है कि कैसे किसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सो ये एक डिफरेंस है बिटवीन थेरेपिस्ट एंड सिंगर, क्योंकि जब मैं सिंगर थी तब मुझे ये पता नहीं था। आज मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो बेस्ड ऑन माई क्लाइंट्स नीड्स कहाँ पर कैसे म्यूज़िक को इम्प्लीमेंट करते हुए उसको हील करना चाहती हूँ, ये मुझे पता है। तो इट इज़ एक्चुअली अ सैल्यूटोजेनिक अप्रोच मैम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बॉडी माइंड सोल ये ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पर बस आपको हीलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, नॉट जस्ट क्योरिंग, इट फोकस ऑन हीलिंग। सो म्यूजिक थेरेपी इज अ हीलिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात कही आपने कि आप फोकस करते हैं हीलिंग के ऊपर। और नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो आम जनता जिसे बोलते हैं, आम मैंगो पीपल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट ले लो, कोई पिल्स खा लो, कुछ ये कर लो, कुछ ऐसा कर लो। लेकिन ये नहीं पता कि अगर हम अपने दिमाग को कुछ समझा दें, अगर हम अपने दिमाग के साथ कम्युनिकेशन करें, जिसे हम थेरेपी बोलते हैं, जो हम खुद नहीं कर पाते बट हमें किसी हेल्प की जरूरत होती है उस वक्त, और उस हेल्प के साथ इस थेरेपी के जरिए हम उस पिल्स के बिना अपनी बीमारी के साथ बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। एकदम, है ना? 100%। तो उसी तरह आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने म्यूजिक को सीखा, जो भी आपने उसको समझा, आपने एक अच्छा काम ये किया कि उसके जरिए आप लोगों की मदद कर रही हैं। एकदम ऐसे ऐसी बीमारियों के साथ डील कर रही हैं जो बहुत ही, जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए हमें लगता है कि ट्रीटमेंट के अलावा और कोई उपचार ही नहीं है। एकदम बहुत अच्छी बात कही। और ऐसे में एक सवाल मेरे पास अभी आ जाता है कि गुला जी, आप ही के पास मैं आऊँगी। आपने अभिनय तो किया है, आपने अभिनय को निभाया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, और हर कैरेक्टर जो होता है अपने आप में अलग एक छाप छोड़ जाता है ना हमारे ऊपर। जिस तरह अब हम बॉलीवुड में जब बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रोल के लिए हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। हम मतलब जो एक्टर्स होते हैं, हमें एक आम जनता को सब नॉर्मल लगता है। हमें लगता है कि ठीक है, उसने ऐसा किया, वो इतना वेट बढ़ाया था, उसने ऐसे बॉडी बना ली, उसने ऐसा कर लिया, उसकी फिगर ऐसी है, उसका ये, हमारे लिए वो बड़ा अच्छा हो जाता है। हम लोग बहुत अच्छे से उसमें निकाल सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, खामियां निकाल सकते हैं कि भाई ये फिल्म अच्छी नहीं है। लेकिन एक आर्टिस्ट जानता है कि उसने कितना उसके साथ खेला है। ऐसे में हील होने के लिए, या फिर कहें कि कुछ ऐसे चीज के लिए, म्यूजिक के साथ कोई कनेक्शन बना आपका? म्यूजिक कहीं काम आया आपकी इस जर्नी में कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं मेरा म्यूजिक के साथ थोड़ा डिस्कनेक्शन है, क्योंकि तो मैं बहुत खराब गाना गाता हूँ। कर रही हूँ और आप डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो बताइए इसकी मैं बहुत स्टोरी। खराब गाना गाता हूँ, लेकिन हाँ, जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि ये पूरा ना एक संतुलन का खेल है जी। और मतलब हर एक इंसान, सिर्फ बतौर एक्टर नहीं, ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबके लिए एक गाना होना चाहिए जो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे, वाइब मैच करे। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो नेचर का एक हिस्सा है, एंड म्यूजिक इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। जी बिल्कुल, इट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट। जी। तो क्या है कि नेचर ना संतुलन बनाए रखती है, जहाँ पे भी संतुलन बिगड़ गया खराब हो जाएगा। तो सिर्फ मैं बतौर एक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग आई ऑल्सो कनेक्ट विद सम म्यूजिक। और मेरे को लगता है आई एज एन एक्टर, मैं मेरी किरदारों का सोचना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। अगर मैं सोच लिया तो मैं वो काम कर पाऊंगा या फिर डायलॉग बोल पाऊंगा, इजी रहेगा मेरे लिए। तो इस तरह से बाई गॉड्स ग्रेस आज तक जितना भी कैरेक्टर्स मैंने निभाए, हर एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास एक ना एक गाना तो था ही। दैट कैन बी अ बंगाली सॉन्ग, दैट कैन बी अ साउथ अफ्रीकन सॉन्ग, ब्राज़ीलियन सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, एनीथिंग, दैट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल। देयर वॉज अ सॉन्ग जो मेरे को सुन के लगा कि ये कैरेक्टर का जो वाइब्स है,
ये कैरेक्टर की जो एनर्जी है, ये वाला म्यूजिक वो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही है। जी। ऐसा भी हुआ मैं एक गाना लूप पे 150-200 बार सुनता रहता हूँ while I prepare for a नॉर्मली ऐसा character। होता है, मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, हम दिन शुरू करते हैं, एक गाना कहीं सुन लेते हैं, हाँ, उसकी एक लाइन, हाँ। और फिर सारा दिन उस गाने की हमिंग करते रहते हैं, हमिंग सारा रहता दिन है वो साथ में। जहन में चलता रहता है। चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे कैसा हो, हमें बहुत अच्छा लगता है यही उस तो दिन। म्यूजिक की बात यही, है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं ये बात कि ऐसा होता है। और आपने भी 150-200 बार सुना, मतलब मैं नॉर्मल हूँ। मतलब ऐसा होता है सबके साथ। मैं थोड़ा सा तो हूँ, ये पता है मुझे, तो ठीक है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और मुझे भी थोड़ा सा सोचने का ये मौका दे दिया। ऐसे में एक और सवाल अभी सोहिनी जी के लिए आ जाता है, जब म्यूज़िक की बात हम कर रहे हैं अभी साथ में। तो सोहिनी जी, म्यूज़िक, जैसे कुलाल जी ने बताया कि उनके दोस्त कहते हैं कि उनका डिस्कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ, क्योंकि वो अच्छा गाना नहीं गाते। तो जब थेरेपी की बात आती है, जब हम थेरेपी देने की बात करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो भी पेशेंट्स वहाँ आते हैं, उन्हें म्यूज़िक की जानकारी हो, या फिर वो कोई भी थेरेपी इसको ले सकता है? कैसा है? एकदम नहीं है मैम, बिकॉज देखिए, जब आपको कोई डिजीज़ होता है, सपोज आपका बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, तो आपको ज़रूरी है कि आपको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो? नहीं ना। तो दिस इज़ द थिंग कि थेरेपी के लिए आप जब जाते हो, तब ज़रूरी नहीं है कि आपको उस थेरेपी के बारे में, मतलब हाँ, ऑफकोर्स आप थेरेपी के बारे में तो जानते हैं, मगर म्यूज़िकल नॉलेज होना, म्यूज़िक थेरेपी के लिए, जैसे कुलाल जी ने बताया कि हम ये स्वर सारेगामा पाधानी ये नेचर से आए हैं, तो सारेगामा पाधानी अगर नेचर से आए हैं, जैसे एक बच्चे जब छोटे होते हैं, रोते हैं, तब भी वो म्यूजिकली रोते हैं। और एक मम्मा, वो गाना शायद नहीं जानते, मगर वो लालाबाई जो गाते हैं, वो कैसे गा लेते हैं। तो माँ और बच्चे का, मैं वो माँ बच्चे का जो, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी मैं काम किए हूँ, तो बात है कि जो माँ बच्चे का कनेक्शन है ना, वो कोई इसके, ये कनेक्शन एक अटूट कनेक्शन है। तो उस हिसाब से मुझे मानना है मैम कि कोई भी इंसान कुछ ना कुछ गाने का सेंस लेकर आते हैं इस धरती में। तो बात यह है कि डजेंट मैटर कि वो गा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैं कोई म्यूजिक क्लास नहीं खोल कर रखी हूँ। कुलाल जी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो देख के मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि वो अंदर से सोच रहे हैं कि हाँ हाँ कनेक्शन होता है, बाथरूम सिंगर है हम, बाथरूम में हम गा सकते हैं। बिल्कुल, हर इंसान खराब गाना गा तो कैसे पता चला सुन के ना? नहीं, दैट इज द थिंग कि उसके वो अगर बाथरूम सिंगर है, फिर भी अगर वो गाते हैं तो वो अपनी खुशी के लिए, तो वो उनको तो वो लगता है कि सुर में ही गा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को मुझे लगता है कि हमें लगता है हम सुर में गा रहे हैं, हमें गाना आता है। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम। कुलाल जी कभी मेरे पास थेरेपी लेने आए तो मैं बता दूंगी, मैं खुशी से उसका गाना सुनूंगी, कोई बात नहीं। अगर कुलाल जी गाना चाहते हैं। यानी यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि म्यूजिक थेरेपी लेने के लिए आपको म्यूजिक की जानकारी होना जरूरी नहीं है। एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, अगर आपको लगता है कि आपको सुर ठीक कर सकते हैं, आपके पास एटलीस्ट एक छोटा सा कनेक्शन है सुर के साथ, तो आप डेफिनेटली म्यूज़िक थेरेपी करवा सकते हैं और मुझे लगता है काफ़ी मददगार होती है। आज के ज़माने में थेरेपीज जो हैं वो वंडर्स कर रही हैं। एकदम, इस हिसाब से मैं बोलूँगी मैम कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसको सुर के पहचान भी नहीं है, मतलब वो उसको दे हैड नॉट एवर इवन कि सुर ऐसे, मतलब सुर के साथ गाना या फिर थेरेपी करना, दे आर नॉट एवर। तो आज भी मुझे ऐसा सुनने मिलता है कि ओ तू क्या म्यूजिक का ही कोई और डिग्री कर रही है, अभी म्यूजिक थेरेपी, तो इट्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर कोई डिस्कम्फर्ट फील करे तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी आया, मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट, तो ऑफकोर्स मैं कहूँगी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप आराम से आकर अगर गाने के दौरान अगर आप हील हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकते। मगर डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ थेरेपी, एनी पर्सन अगर वो डिस्कम्फर्ट फील करे, क्योंकि ऐसा नहीं कि उस थेरेपी के बारे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि उसको खुद को जानना कि आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, नाउ आई नीड समथिंग, नीड समवन्स हेल्प। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी, बता दिया कि म्यूज़िक थेरेपी क्या है, कौन ले सकता है, किसको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। इतनी सारी जानकारी हमें मिल भी रही है। और ऐसे में ना एक और सवाल बहुत आ रहा है मुझे, तो वो सवाल मैं सोच रही हूँ कि मैं कुलाल जी आपसे पहले पूछूँ। आपकी जो बातचीत में सुनी, डिस्कनेक्शन भी मैंने देखा म्यूज़िक के साथ है, चलो ठीक है हम म्यूज़िक को छोड़ देते हैं साइड पे। लेकिन जिस तरह मैंने अभी पहले आपको बताया कि एक एक्टर को बहुत सारे किरदार निभाने होते हैं, तो बहुत बार ऐसा आता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हो।
कोई ऐसे किस्से, क्योंकि मैंने बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं जिनमें उन्हें काउंसलिंग की बहुत बार ज़रूरत पड़ी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने खुद से आकर बोला है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग उनके फिल्मी करियर के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी। तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा किरदार में आपने काफ़ी डिफरेंट किरदार निभाए हैं, तो उनमें आपको लगा कि आपने काउंसलिंग कभी ज़रूरत समझी या फिर कभी ली है काउंसलिंग, कभी ऐसा? मुझे काउंसलिंग का सहारा लेना तो पड़ा था कॉलेज के दिनों में, लेकिन अच्छा। वो थोड़ी अलग किस्सा है। अच्छा। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड ब्रेकअप। मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, मैं ब्रांडिंग नहीं देना चाहता जी। नहीं और मेरे घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे को लगता ना मेरे घर वाले थे, ना दोस्त थे, ना सीनियर्स थे, और जूनियर मैं खुद था, तो किससे बात करता मैं। तो मैं मतलब आई प्रैक्टिस्ड एन हैबिट, द हैबिट ऑफ राइटिंग। ओके। तो मुझे जो भी लगता था मैं लिख लेता था, मतलब एब्सर्ड से एब्सर्ड चीज़ें मैं लिखता था, फिर वो फाड़ के फेंक देता था। और अब भी आज भी मैं जब कोई कैरेक्टर का प्रिपरेशन ले रहा होता हूँ, आई राइट डाउन द थॉट्स। मेरे पास एक डायरी है, रेड कलर की डायरी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं और किए हैं जी। सबका कोई कुछ ना कुछ ब्रीफ लिखा हुआ है उसमें। अच्छा। उसका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब मैं लिखता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एज एन एक्टर आई माइट नॉट बी एक्सीलेंट, बट आई एम अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर एंड आई एम एन ऑनेस्ट एक्टर। एंड इफ यू आर ऑनेस्ट इन योर पैशन, तो वो फिर से मोमेंटम की बात आ जी गई। जी, फिर तो वही और एक और जर्नी है। चीज़ मेरे साथ हुई थी, जब मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा मैंने कहा, मेरे को लगता है मैं मीडियोकर एक्टर हूँ, जी। तो आई ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन माई सेल्फ, आई ट्राई टू लुक लाइक द कैरेक्टर। तो जब मैंने रासबिहारी बासु का कैरेक्टर किया था, अराउंड 15 to 17 kilograms ऑफ वेट आई गेन्ड। अच्छा। हाँ, और अच्छा। उससे पहले मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा एकदम एथलेटिक फिगर था, एथलेटिक फिगर। तो फिर जब मैं वो वज़न बढ़ा रहा था, इसका एक प्रोसेस था, 2 महीना 3 महीना में हर रोज़ वो मतलब राइस जो बनाते हैं ना, वो जो माड़ होता है अच्छा। राइस का, वो पीता था रोज़, Oh my अच्छा। God. हर रोज़ पीता था। पहले मैं चीज़ भी खा रहा था, फिर मैं ये बहुत आउट ऑफ बजट हो जाएगा, 3 महीने हर रोज़ चीज़ में नहीं खा सकता, तो कुछ घरेलू नुस्खे ढूंढना पड़ेंगे। तो मैंने वो किया। फिर मेरा दूसरा जो प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ पे मेरा पहले वाला लुक दिया गया था, मेरा कैरेक्टर लुक सेट नहीं हुआ। मेरा बड़ा वेब सीरीज था, कुछ अबार प्रलय करके एक वेब सीरीज है, तो उसमें मेरा कास्टिंग शायद हो जाता अगर वो मेरा पहला वाला चेहरा रहता। तो वो हो गया शूट। फिर उसके बाद वज़न घटाना, मेरा शूट रहा 7 दिन या 8 दिन का शायद मेरा शेड्यूल था, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन मेरे साथ वो कैरेक्टर करीबन 4, 5, 6 महीने तक रह गई, क्योंकि बढ़ा तो लिया ठीक है, जब मैं वज़न घटाता हूँ तब प्रेशर पड़ता है जी। बहुत, मेंटल बहुत प्रेशर। ज़्यादा। जैसे मैंने कहा कि माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों ना एक लाइन पे आनी चाहिए, जी। एक स्ट्रेट लाइन। जी। अगर एक भी इधर उधर हो गया, बस। आपको पता है कल आप जैसे थे, कल आप 10 फुट तक कूद सकते थे, आज आप 2 फीट कूद सकते हैं। इट्स अ वेरी डीप इम्पोर्टेंट। काइंड ऑफ वही, मेंटल आप ट्रॉमा, आई वुड अपनी से। बॉडी में तभी डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर देते हो जब आपने बिल्कुल सही कहा कि माइंड, सोल और बॉडी का कनेक्शन जब इधर से इधर भी आ जाता है तो डिस्कनेक्शन फील हो जाता है, और उसी वक्त हमें वो डिस्कम्फर्ट्स जो हैं आना शुरू हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से। ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी ही आ जाए, आपको मेंटल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, आपको चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है आप जिन इंसान से रोज़ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं वो आपका बहुत ही पसंदीदा इंसान है, लेकिन उस फेज में आपको शायद उनकी शक्ल भी देखना अच्छा ना लगे, एकदम। आप शायद अपने घर के किसी शख्स से बात भी ना करना एकदम, चाहें, एकदम। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो यही होता है माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन, जहाँ पे ज़रा सा डिस्कनेक्शन, आपकी वाली बात मैंने पकड़ ली अभी कि ज़रा सा भी डिस्कनेक्शन हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मज़े की बातें है कि ये बहुत कॉमन है, हो सकता है और नॉर्मल है, हो सकता है, लेकिन उस डिस्कम्फर्ट के साथ जीना, उसे पकड़कर बैठे रहना, वो मेरे हिसाब से नॉर्मल नहीं है। अगर हमें पता चल रहा है तो फटाफट से जाइए, थेरेपी लीजिए, या फिर कोई भी आपको जो भी सही रास्ता लगता है वो रास्ता अपनाइए और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए। जी बिल्कुल। और तभी खुशियों की बात आ रही है तो एक और सवाल आ जाता है। खुशी वाली बात तो मैं खैर नहीं कहूँगी इसमें, मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कहूँगी कि आपने जिस तरह बहुत सारी थेरेपीज दी हैं,
जैसे हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, आपने कैंसर पेशेंट्स के साथ भी डील किया है, काफ़ी जगह किया है। आई वांट कि आप कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो जो आज भी आपके साथ रह गया और आपने लिटरली वो चेंज देखी है पेशेंट्स में, वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो। अच्छा, तो ये मैं एक क्लाइंट का मतलब उसका परमिशन तो मैं ले नहीं पाई, मगर उसका नाम नहीं बताऊंगी। तो शी वाज तमिलियन। सो मैं जब साउथ इंडिया में थी तो उसके साथ वो एक स्कूल टीचर थे एंड बहुत ही उसका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो उसका फॉर्चुनेटली कैंसर उसका फर्स्ट स्टेज में उसका मतलब कैंसर का डिटेक्ट हो गया था। तो उसका सर्जरी एंड ऑल आफ्टर दैट डॉक्टर ने कहा कि हाँ थॉरो चेकअप तो ज़रूरी होता है, मगर आप यू आर क्योर नाउ। तो फिर भी क्या है कि मैं जब उसका सेशन लेना स्टार्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो मतलब हम लोगों का क्या होता था कि एवरी डे जब आफ्टर टेकिंग अ सेशन मैं साइको ऑन्कोलॉजिस्ट जो ऑन्कोलॉजी का हेड जो है सभी के साथ एक रेगुलर डिस्कशन था एक पेशेंट के कैसा प्रोग्रेस हो रहा है इसके बारे में। तो उसने मुझे कहा कि देखो उसका मतलब ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो तो ठीक है, मगर पता नहीं क्यों वो कुछ खा नहीं रहा है, वो खुश नहीं लग रहा है। उसको मैंने कहा कि आप दो तीन महीने बाद आप काम पे फिर ज्वाइन कर सकते हो, मगर वो खुश नहीं है, पता नहीं, यू जस्ट गो एंड चेक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैंने गया वहाँ पर। तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने सीखा मैम कि देखिए मैं तो नॉर्थ इंडिया से हूँ, वो साउथ इंडियन है, तो लैंग्वेज कल्चर एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो और जो हम लोग थेरेपिस्ट है हम लोगों के लिए बात करना ही सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कुछ भी करो, मतलब एक जैसे कोई डॉक्टर अगर आए तो वो बोल सकते हैं ठीक है क्या क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं, बस दैट्स ऑल। मगर हमारे लिए बात करने के बाद उसके साथ कंफर्ट जोन क्रिएट करना, रैपो बिल्ड करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैं जब गई तो मैं बहुत मेंटेन करती हूँ अपना जेस्चर कि कैसे उसके साथ बात करूँ। तो ग्रेजुअली वो फॉर्चुनेटली वो रैपो बिल्ड हुआ, कंफर्ट जोन क्रिएट हुआ। तो बहुत बाद में जान पाई कि उसका टेंशन हो रहा है कि 2-3 महीने बाद वो जब काम पे फिर ज्वाइन करेंगे तो वो कैसे जाएंगे, कैसे वो एंटर करेंगे अपने स्कूल में। शी इज़ अ बायोलॉजी टीचर, शी इज़ अ बायोलॉजी टीचर। सो उसका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो उसका मेन 2 पॉइंट था, एक नारी के लिए सौंदर्य उसका ब्रेस्ट और बाल, ये दोनों मैं मानती हूँ। ये उसका बाल नहीं था, उसका ब्रेस्ट नहीं था। तो वो खुद को बता रहे थे मैं शीशे में खुद को देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि वो जिंदा है क्या, ये काफ़ी नहीं है, ये मैंने सोचा, मैं उसको बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, इंटरपर्सनल इमोशनल रेगुलेशन। वो क्या है कि देखिए जैसे हम बोलते हैं ना एम्पैथी, मगर एम्पैथी से भी बढ़कर कुछ है। जैसे एम्पैथी में मैं जानती हूँ कि आप तकलीफ में है, मगर इंटरपर्सनल इमोशनल रेगुलेशन में आपका क्लाइंट भी जानते हैं कि आप समझ रहे हो कि वो तकलीफ में है। ये कनेक्शन होना, ये फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त अगर मैं किसी का एग्जाम्पल उसको देती, कुछ करती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको लगता था कि अरे मैं तो अपनी सिचुएशन में हूँ, वो अपनी सिचुएशन में है, तो कैसे उसको समझ में आएगा कि मैं किस तकलीफ में गुजर रही हूँ। तो हमारे म्यूज़िक थेरेपी में टेक्निक आते हैं सॉन्ग राइटिंग। आमतौर पे सुनने के लिए लगता है कि सॉन्ग राइटिंग मतलब गाना बनाना कुछ, मगर ये क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ अपने क्लाइंट को, उस दौरान वो जो आंसर देते हैं, कई बार लिखती हूँ, कई बार उसको बोलती हूँ कि आप लिखो, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आप लिखो। जी मैं चाहती हूँ ना आप थोड़ा सा हमें एग्जांपल दें। पेशेंट का ही मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या है कि मैं उसको पूछा था कुछ क्वेश्चंस कि अभी आप क्या सोच रहे हो लाइफ के बारे में, आपका अभी के क्या थॉट है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता, आपका ड्रीम क्या है। तो ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस था जिसके ऊपर बेस करके जो मैं बता रही हूँ, कुछ लाइन बोले थे, उससे मैं वर्ड चूज किया था और उस दौरान एक सॉन्ग बनाया था, जो सॉन्ग है उसके खुद के सॉन्ग। ठीक है, ये सॉन्ग मेरा नहीं है। हाँ, तो दिस इज द थिंग, द लाइन्स इज लाइक दैट कि व्हेन द रोड सीम्स लॉन्ग एंड द नाइट इज डार्क, आई रिमेंबर वन थिंग दैट आई हैव अ स्पार्क, आई रिमेंबर वन थिंग दैट आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, सो आई विल नॉट लूज माई होप, आई विल ग्रो। सो द म्यूजिक मतलब सुर मैंने दिया था, इट्स लाइक व्हेन द रोड सीम्स लॉन्ग एंड द नाइट इज डार्क, I remember one thing that I have a spark, I remember one thing that I am strong enough, so I will not lose my hope,
I will grow. So जैसे मैंने कहा, ये और भी थोड़ा लाइन है मगर अभी अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी जो हाँ, लाइन्स हमने सुन ली, बहुत हाँ, अच्छा लगा सुन के, एक बहुत ही अच्छी थेरेपी की फील आई, लेकिन जिस तरह वक्त कम है हमें थोड़ा हाँ, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हाँ, चाहती हूँ कोलाज जी आपके पास जाऊँ और आपसे कहूँ कि जल्दी से हमें एक अपना एक्ट करके दिखाइए, ताकि मैं अपने ऑडियंस को दिखा पाऊँ कि आपकी एक्टिंग का एक छोटा सा नमूना। जिस बारे में बात हो रही थी उसी जी। बारे में एक जी, कॉम्पोजिशन जी, करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत पुराना मेरा कोरियोग्राफ किया हुआ है, मैंने इसका नाम रखा मास्क्स। जी क्या होता है, हर रोज हम लोग हर एक तरह के मास्क पहनते हैं। जी मिनिमम 2 types of masks are there, minimum at the basic level. One is happy, one is sad. सैड। हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी ब्रेन ये ना एक कनेक्शन में काम करती है, देने इन कनेक्शन। जी तो जैसे आप सोचोगे, जैसा मास्क आप पहनोगे, जी आपका बॉडी को पता होगा, ब्रेन को पता होगा। जी कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग मतलब मुश्किल हो जाता है मास्क हटाना। इट्स ऑलवेज अबाउट अ चॉइस। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे 2 हाथ में तो मास्क है, इसमें है सैड फेस, इसमें है हैप्पी फेस। हम क्या करते हैं, ले आज नींद खुली सुबह, जी बहुत अच्छा लगा, एक गाना सुना, तो मैंने हैप्पी मास्क लगा लिया। फिर क्या होता है, हैप्पी मास्क लगाने के बाद पूरा दिन मेरा मूड जब सड़ा रहता है ना, ये मास्क धीरे 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 ऐसे न्यूट्रल हो जाता है, मास्क हट जाता है। वही मान लीजिए दुख भरी जो मास्क है, दुख भरी दास्तान, वो अगर हम पहन ले, हो गया। जी लेकिन अभी मेरे को खुश होना है, वहाँ पे वो देख के मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मैंने ना वो वाला मास्क पहन लिया, हटा नहीं पा रहे, अटक गया, फेविक्विक के साथ चिपक गया, हट नहीं पा रहे। अब जब ऐसे हटा लिया ना, छाले पड़ जाते हैं। मेरा चेहरा अगर मेरा सोल है और मेरा मास्क अगर मेरी पर्सनैलिटी है, ज़बरदस्ती जब भी कोई मास्क हटाओगे ना, छाले तो पड़ेंगे और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज अबाउट चॉइसेस। गहरी बात आपने अपनी छोटे से एक्ट के जरिए हमें बता दी कि किस तरह हम कई बार रॉन्ग चॉइसेस भी कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम एक घर में रह के इतने सारे, आपने तो 2 मास्क बताए हैं, लेकिन हम बहुत सारे मास्क अपने हाथों में लेकर चलते हैं, इनविजिबल मास्क, सिचुएशन के अनुसार बदलते हैं। और कई बार ऐसा आता है कि हम जानते हैं कि वो मास्क गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे उतार नहीं पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, आदत पड़ चुकी है ना, आदत पड़ जाती है, हमें यही आदत पड़ हम जाती कैसे है। situation और आपने को देख बिल्कुल सही रहे कहा हैं। कि छाले हाँ, पड़ जाते हैं। एकदम। तो वो मास्क जब हटता है, बहुत बुरी तरह से जब हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे सोल पे असर पड़ता है। तो इसी के साथ अब वक्त भी हो गया है अब आप प्रोग्राम को ख़त्म करने का। तो चलिए पहले तो आप सभी को हम यही कहेंगे कि ये प्रोग्राम आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा। दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, देखा होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त मिनाली को। आपसे फिर रूबरू होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।